हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सत्यन। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपेयर तैयारी जीत की। और आज हम लेकर आए हैं लेखपाल के लिए हिंदी सेट टॉप 20 MCQ। बहुत ही बढ़िया सेट लेकर आए हैं और टॉप जो 20 MCQ कराए हैं उनके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। पहला कठोर, दूसरा विवेकी, तीसरा मधुर, चौथा विनम्र। बताएंगे सभी लोग, सभी भाई बहन बताएंगे कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए, कर्कश का विलोम क्या होता है? मधुर। और कठोर का क्या होता है? कोमल। विवेकी का अविवेकी और विनम्र का धृष्ट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। पहला इंद्रजय, दूसरा इंद्रौर, सी इंद्रजीत, डी जितेंद्री। बताएंगे सभी भाई बहन कौन से यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या कहते हैं? इंद्रजय कहते हैं, इंदौर कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं, जितेंद्री कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सी इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे हम इंद्रजीत कहते हैं, और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला इंद्रजीत और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनी, बी सबड़, सी श्रेष्ठ, डी कुलीन। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। उच्च कुल में या श्रेष्ठ कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को हम कुलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होगा। ए प्रश्नवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी इच्छावाचक वाक्य, डी निषेधवाचक वाक्य। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, तो ये क्या है? इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, प्रश्नवाचक नहीं होगा, विस्मय नहीं होगा, निषेध नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इच्छावाचक। जिस वाक्य में इच्छा, स्तुति या आशीर्वाद का बोध होता है उसे क्या कहती हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्री गणेश का विलोम। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिखने में सरल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वो प्रश्न रिपीट होते हैं। हम इन्हें सरल समझकर पढ़ते नहीं और सरल क्वेश्चन हम एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो श्री गणेश का विलोम हमारा क्या होगा? तो श्री गणेश का जो हमारा विलोम होगा यहाँ पर होगा हमारा बी आंसर। क्या कहते हैं? इति श्री। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। ये बहुत देखने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं है, फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन नहीं है, पुष्प नहीं है, तनुज नहीं है, कुसुम नहीं है। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो राइट आंसर बात करें, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। पुष्प का पर्यायवाची सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है। ठीक है, और क्या होते हैं? प्रसून भी कहते हैं इसे।
क्या कहते हैं, प्रसून, मंजरी, और क्या कहते हैं, मंजरी, ठीक है, गुल, ये सब किसके हैं, ये फूल के पर्यायवाची हैं। तो ये जो तनुज है, तनुज ये किसका पर्यायवाची है, तो ये जो तनुज है, और यहाँ तनुज नहीं, ये शायद तनुजा होगा, यहाँ पे जो तनुजा है ये बेटी या पुत्री का पर्यायवाची होता है, ठीक है, बेटी या पुत्री का पर्यायवाची, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि किस राज को रसराज कहा जाता है, वीर रस, हास रस, श्रृंगार रस, शांति। और ये श्रृंगार गलत लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कैसा लिखा जाएगा, श्रृंगार, श्रृंगार ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। कौन से रस को रसराज कहते हैं बताएंगे सभी भाई बहन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा यही सी, श्रृंगार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि मनरे तन कागद का पुतला, मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जय छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, यहाँ भी श्रृंगार गलत लिखा है, करुण रस, शांत रस, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताएंगे सभी भाई बहन। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, मनरे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कौन सा है, शांति रस है। देखिए, जिन विषय या उद्दीपनों से परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है ना, और अन्य विषय से बैराग हो जाता है, उसे कौन सा रस कहते हैं, उसे ही हम शांत रस कहते हैं। अब देखो ना, यहाँ पे मनरे तन कागद का पुतला, तन को कागद का पुतला बता रहे हैं, लागे बूंद बिनस जाए छिन्न में, एक बूंद में ही छिन्न भिन्न हो जाए। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, विषयों को से परमात्मा की ओर जोड़ने का विकल्प हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, शांत रस, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिन छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वह कौन सा छंद होता है। पहला दोहा, दूसरा सोरठा, तीसरा रोला, चौथा चौपाई। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। कौन हो जाएगा, डी। देखिए, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। अब इसमें 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं, 16 मात्राएं। और चरण के अंत में क्या होता है, दीर्घ, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरु, ठीक है, जिसे हम गुरु कहते हैं। क्या आता है, ये मात्रा आती है। मतलब ये है कि चौपाई के अंत में जो ये दीर्घ है ना, जो गुरु मात्रा होती है ये वाली, इसके बाद जो लघु वर्ण आता है वह नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौपाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी क्या है। हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा गया है। पाली, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत। बताएंगे सभी भाई बहन। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, बी। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा गया है। किसको कहा गया है, संस्कृत। देखिए, वैदिक संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है,
संस्कृत भाषा के तत्व भारत के सभी भाषाओं में समान रूप से मिलते हैं। जिस रूप में आज हिंदी बोली जाती है वह खड़ी बोली का साहित्यिक रूप है और जिसका विकास जो है 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 14 सितंबर, 11 जून, 15 सितंबर। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बताएंगे सभी भाई बहन। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 सितंबर। कब हो जाएगा? 14 सितंबर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान प्राप्त ना कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध बतानी है। जो ये अध्ययन है ना, अध्ययन कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? अध्ययन कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा, या फिर बी में लिखा है वैसा लिखा जाएगा, या सी में लिखा है ऐसा लिखा जाएगा, या डी में लिखा है ऐसा लिखा जाएगा? बताएंगे सभी भाई बहन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अध्ययन कैसा लिखा जाएगा? अध्ययन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये फिर से शुरू से लग गया। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है अबकारी शब्द क्या होता है? अबकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण। बताएंगे सभी भाई बहन। अबकारी शब्द किसे कहते हैं? संज्ञा को कहते हैं, सर्वनाम को कहते हैं, अव्यय को कहते हैं, या विशेषण को कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? अबकारी जो शब्द होता है कौन सा होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, अव्यय। वो अबकारी शब्द जो होते हैं अव्यय को कहते हैं। देखिए, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ। तो इनमें कभी चेंज नहीं होता, चाहे एक वचन में यूज करो, बहुवचन में यूज करो। ठीक है, चाहे किसी भी कारक में लगाओ, ये वैसे के वैसे ही आते हैं। अब अबकारी के प्रकार कितने होते हैं? अबकारी कितने प्रकार के होते हैं? तो अबकारी के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं। पहला होता है हमारा क्रिया विशेषण। कौन होता है? क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक। क्या होता है? संबंध बोधक। तीसरा होता है समुच्चय बोधक। और चौथा हमारा होता है विस्मयादि बोधक। तो ये हमारे 4 होते हैं। अबकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा होता है हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है? पहला 32, दूसरा 34, तीसरा 33, चौथा 36। बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? सी। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा
कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द होगा। पहला समस्या, दूसरा खेद, तीसरा कठिनाई, चौथा जटिलता। इन चारों शब्द में एक अलग शब्द है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते ही हैं। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा खेद। देखिए समस्या, कठिनाई, जटिलता ये सभी एक तरीके से समान है। ये सभी जब हम कोई काम करते हैं और उस काम में कोई परेशानी आती है तो क्या समस्या आती है, परेशानी आती है, कठिनाई आती है, जटिलता आती है, तो ये सेम है। बट ये खेद जो होता है ये अलग है। किसी काम में खेद थोड़ी ना होता है। ये तो खेद जो होता है अफसोस, मुझे खेद है, अफसोस है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से निर्गुण भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहला सूरदास, दूसरा कबीर, तीसरा तुलसी, चौथा केशव। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा हो जाएगा, बी। देखिए कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जो संत होने के बाद भी पूर्णतः ग्रस्त जीवन का निर्वाह किया और इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, आडंबर जो होते हैं, मूर्ति पूजा, जब तब, अवतारवाद आदि का घोर विरोध किया है। और उन्होंने क्या कहा है कि ईश्वर एक है, निराकार है, ब्रह्म की उपासना करो। किसने, कबीर ने। तो वही पूछा निर्गुण भक्ति काल का प्रमुख कौन है, कबीर। यहाँ पे राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। बताएंगे सभी भाई बहन। अंग्रेजी को, उर्दू को, हिंदी को, तमिल को। तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा, सी। कौन सा हो जाएगा, सी। देखिए आर्टिकल भाग 17 का आर्टिकल जो है 343, कितना, 343 के अनुसार संघ की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर सी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मीठा, ठास, आस, प्यास। बताएंगे सभी लोग कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का यूज हुआ है, आस। देखिए जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये आस है ना, ये कौन सा प्रत्यय है, ये इच्छावाचक, ये इच्छावाचक प्रत्यय है। ठीक है, इससे बनने वाले जो शब्द होते हैं जैसे मिठास, प्यास, निकास। ठीक है, तो ये इच्छावाचक प्रत्यय है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास की भाषा कौन सी थी। ब्रज, बी खड़ी बोली, सी कन्नौजी, टी सदुक्कड़ी। बताएंगे सभी भाई बहन कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, ब्रज थी, खड़ी थी, कन्नौजी थी, सदुक्कड़ी थी। कौन सी थी बताएंगे सभी लोग। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। कबीर की भाषा कैसी थी, सदुक्कड़ी। देखिए अगर हम कबीर के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है 1398 से 1518। ठीक है,
हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाएं बहुत सी हैं। कबीरदास की रचनाएं बहुत सी हैं और अनेक भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। और इनकी भाषा में कौन कौन से, इनकी रचनाओं में कौन कौन शब्द भाषा के शब्द मिलते हैं? अरबी, फारसी, पंजाबी, ठीक है, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि। ठीक, इसलिए इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी। किसने? श्याम सुंदर दास ने। लेकिन राजस्थानी ब्रजभाषा और खड़ी बोली मिश्रित भाषा की अधिकता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कह दिया है? सदुक्कड़ी कह दिया है। क्या कह दिया है? सदुक्कड़ी कह दिया। किसके कारण? राजस्थानी ब्रजभाषा और खड़ी बोली की मिश्रित भाषा की अधिकता के कारण। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमरस क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अमरस क्या है? फिर ये लग गया। हाँ, आगे आइए। तो यहाँ पर अमरस क्या है? अमरस क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। बताएंगे सभी भाई बहन अमरस क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी। अमरस क्या है? अमरस एक संचारी भाव है। देखिए, मन में आने जाने वाले संचरण करने वाले आने जाने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं या व्यभिचारी भाव कहते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या जो होती कितनी होती है? इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33। और इन्हीं में से एक है अमरस। अमरस एक संचारी भाव है। 33 जो संचारी भाव होते हैं उन्हीं में से एक हमारा होता है अमरस। ठीक है, अब यह है कैसा? तो एक विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख के कारण उत्पन्न होता है। विरोधी का अपकार करने की अक्षमता मतलब आपकी कोई अवहेलना कर रहा है, आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, अब आप उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपको दुख बहुत हो रहा है, तो अब यहाँ पे जो भाव उत्पन्न होता है वही अमरस होता है, जो एक संचारी भाव है। यह अपने अपमान या तिरस्कार के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है लेकिन वो आपसे ताकतवर है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। तो अब यहाँ जो भाव उत्पन्न हो रहा है अपमान का, तिरस्कार का, वही अमरस है। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की 33 में से एक है अमरस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो ये था हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।